नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। बड़ा सवाल क्या है? लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 272 प्लस है, लेकिन क्या यह संख्या देश के मुस्लिम वोटरों को साथ में लिए बिना संभव है? यह वो सवाल है जिसका जवाब शायद इस वक्त बीजेपी तलाश रही है, क्योंकि 5वें चरण के मतदान से पहले मोदी ने अपने इंटरव्यू में मुस्लिमों और गुजरात दंगे को लेकर कई बयान दिए हैं। ये बयान सवाल खड़े करते हैं कि क्या अब बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक के दूर होने का खतरा सताने लगा है, और क्या यह वोट बैंक मौजूदा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है? मोदी का वोट वाला प्यार। बिना माफी मुस्लिम करेंगे मोदी से प्यार। करीब आधा चुनाव बीत जाने के बाद मोदी ने मीडिया में इंटरव्यू देने का दौर तेजी से शुरू कर दिया है, और अपने इंटरव्यू में वो उन मुद्दों पर भी बोल रहे हैं जिस पर आमतौर से वो खामोश ही रहते हैं। मोदी कहते हैं कि उनसे अब तक किसी ने गुजरात दंगों पर माफी मांगने को नहीं कहा। इस बयान के साथ ही एक दूसरे इंटरव्यू में मोदी ने बनारस के मुसलमानों को खुद से न डरने की बात भी कह दी। मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब वाराणसी के मुसलमान उनसे मिलेंगे तो उन्हें उनसे प्यार हो जाएगा। बनारस में किसी को हराने नहीं बल्कि दिल जीतने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं उन सब से मिलूंगा वो मुझसे प्यार करेंगे। यानी मोदी भी मानते हैं कि अब तक वाराणसी के मुस्लिम उनसे प्यार तो कम से कम नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी को करीब आधा चुनाव बीत जाने के बाद फिर से मुस्लिम वोट बैंक की चिंता सता रही है? क्योंकि एक सच ये भी है कि 5वें चरण में यूपी की जिन 11 सीटों पर मतदान है, उन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक 20% से भी ज्यादा है, और 5 सीटों पर तो ये संख्या करीब 40% हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी का ये बयान सिर्फ इत्तेफाक है या ये राजनीति का सोचा समझा प्लान है? आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी यहां पर चेला चपाटा कल्चर की बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं है। कहते हैं एनडीए का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कहते हैं कांग्रेस का सबसे खराब परफॉर्मेंस होगा। अमित शाह की वकालत करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सवाल खड़ा यह होता है, मोदी प्लस मुस्लिम वोटर इक्वल्स टू 272, कि क्या मुस्लिम वोटरों को लेकर अब बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को चिंता होने लगी है, और क्या इसीलिए ये बयान आ रहे हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए कल पे जब्बाद ने बकायदा राजनाथ सिंह से मिलने के बाद क्या कहा था, हम सब जानते हैं, बीच में दोहरा भी देंगे। हमारे साथ मधुकर जेटली हैं, आप सपा के नेता हैं, आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफा खान है बीजेपी की, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रागिनी नायक है कांग्रेस की, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ शाजिया इल्मी है आम आदमी पार्टी की, आपका भी स्वागत है। इस शो की शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले उस बयान से जो नरेंद्र मोदी ने दिया, और उस बयान को अगर इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो गुजरात दंगों के ऊपर आपने माफी नहीं मांगी, तो उन्होंने कहा पहले अपने पाप का हिसाब लगाए कांग्रेस और फिर हमसे हिसाब मांगे। क्या ये इसका मतलब ये है आसिफा खान जी कि बीजेपी ये कहना चाह रही है, मैं सीधे सीधे मुस्लिम वोटरों पे आ रहा हूं अभी, बीजेपी उस मुद्दे को लेकर अभी तक इसलिए बच रही है क्योंकि उसको ये डर सता रहा है कि अगर माफी मांग ली तो ये प्रूव हो जाएगा कि भाई यही गलती है, कर चुके हैं? देखिए, धर्म आधारित या जाति आधारित राजनीति से गुजरात बहुत पहले ऊपर उठ चुका है, और नरेंद्र मोदी जी की ये देन है कि पहले स्टेट्समैन है ऐसे कि जिन्होंने धर्म या जाति आधारित कभी चुनाव नहीं लड़ा। 10 साल का उनका इतिहास, उनका जो भी रिकॉर्ड है, स्टेटमेंट्स आप देख लीजिए कि कभी किसी धर्म का नाम लेकर के उन्होंने अपना कार्यकाल नहीं गुजारा है। आपको गुजरात का एक उदाहरण दे दूं, पिछले असेंबली इलेक्शंस में 8 सीटें ऐसी थी जो मुसलमान प्रभावित एरिया था, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 से 60% तक मुसलमान थे। कांग्रेस ने 8 जगह मुसलमान उम्मीदवार लगाए, बावजूद इसके वहाँ के मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
हिंदू एमएलए को वोटिंग दिया मैं है। आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, और ये जो आप बता रही है, देखिए आप ये जो केवल बता और रही है, केवल डेवलपमेंट मैटर मैं करता है। आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगा, बड़े सीधे आप धर्म की बात कर रहे हैं। governance matter आपको करती है। अकबर साहब ने अभी ज्वाइन किया है, आज बकायदा सलीम खान ने उर्दू वेबसाइट लॉन्च की है, आज बकायदा नरेंद्र मोदी का ये जो बयान आ रहा है, ये बयान आ रहा है कि बनारस पहुंचूंगा तो जो मुस्लिम है वो भी मुझे पसंद करने लगेंगे। ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, ये पिछले 2-3 दिन के बाद जो घटनाक्रम हुए उसके बाद हो रहे हैं। आपका जवाब बड़ा संक्षेप में, क्योंकि मुझे सबके पास जाना होगा, संक्षेप में जवाब दीजिए, सबसे मेरा अनुरोध है ये। हेलो, बताइए आसिफा जी, आपका जवाब। देखिए, दिल तो जीता है मोदी जी ने गुजरात में मुसलमानों का, और इसी वजह से जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो 50-50 हजार के मार्जिन से हारे हैं। अगर मुसलमानों का दिल जीता है आसिफा जी, तो कैसे कल में जब बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से डर लगता है? जीता है क्योंकि सद्भावना की जरूरत केवल गुजरात को नहीं थी, तमाम हिंदुस्तान को है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। रागनी, आपका जवाब। सद्भावना और शांति और विकास। मैं आसिफा जी आपको रोकूंगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अगर दिल जीतने की बात करिए तो कल में जवाब साहब का वो बयान नहीं आता जो कल आता। रागनी, आप बताइए। हेलो जी रागनी। देखिए, आसिफा जी ने थोड़ा संकीर्ण होते हुए केवल गुजरात तक बात को सीमित रखा, तो पहले चलिए गुजरात पर ही जवाब दे दें कि पिछले 5 चुनावों में जो कि मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में चुनाव हुए हैं, एक भी मुसलमान को टिकट दी क्यों नहीं? मुसलमान का सशक्तिकरण क्या राजनीति में उनकी भागीदारी से पता नहीं चलता है? छोटा सवाल है, बाद में आप इस पर टिप्पणी जरूर लीजिएगा, लेकिन अब बड़ी बात करते हैं। 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो इस समय मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मछली की आंख है, और इसी मछली की आंख के लिए हर तरीके का समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है, साम दाम दंड भेद के साथ, और उसी कोशिश का एक नतीजा मुसलमानों का तुष्टीकरण भी हमें करने की जो कवायद की जा रही है वो दिख रहा है। राजनाथ सिंह जाते हैं शिया सुन्नी पंथ गुरुओं के पास, मोदी जी गले मिलते हुए दिखते हैं, वेबसाइट भी लॉन्च होती है और कहते हैं कि मैं हिमायती हूं मुसलमानों का, और मुझे मुसलमान प्यार करेंगे। और इस बात पे मुझे दुष्यंत जी की पंक्तियां जरूर याद आती हैं कि उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने पंजाब में दस्तार पहनी, रागनी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी मधुकर जी के पास भी जाना है और शाजिया के पास भी जाना है। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या अब, मैं आपके पास आ रहा हूँ रागनी, मेरा सवाल ये है कि क्या अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है इस लिहाज से, क्योंकि 272 का जो आंकड़ा है वो हाल फिलहाल दूर दूर तक तभी आता दिखाई देता है जब मोदी प्लस मुस्लिम होता दिखाई देता है, क्योंकि हाल फिलहाल जो बयान आए वो बड़े खतरनाक बयान आए हैं इस लिहाज से देखा जाए, अगर जो ख्वाब देखे जा रहे बीजेपी की तरफ से। तो सीधे चलते हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ मधुकर जेटली हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे साथ आसिफा खान है बीजेपी की, हमारे साथ रागनी नायक है कांग्रेस की, और शाजिया इल्मी है। शाजिया, मोदी प्लस मुस्लिम वोटर इक्वल्स टू 272, बड़ी जोर शोर से सवाल खड़े हो जाते हैं कि नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी वो कर रहे हैं। अरविंद कल पहुंचते हैं, बाकायदा टोपियों पे नीचे उर्दू में लिखा होता है, बाकायदा वहां पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे मुलाकात करने लग जाते हैं। भाई वो राजनीति तो हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। ये सवाल मुझसे? जी शाजिया जी, मुसलमानों की ये हालत है, नवाज देवबंदी का पुराना शेर है मेरे कई चाहने वाले लेकिन मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। तो हालत यही हो गई है कि सब लोग जो हैं सबको मुसलमान दिखाई देने लगे हैं, और सबसे अफसोस की बात यह है कि मुसलमान इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है, एक आंकड़ा बन के रह गया है। और अगर मोदी जी को अब याद आया है तो मतलब मोदी जी को खुद भी सोचना पड़ेगा कि ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है आपके चैनल पर भी, मोदी प्लस मुस्लिम वोटर, अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब मोदी को शायद याद आ रहा होगा। शाजिया, मेरा सवाल आपसे भी ताल्लुक रखता था, शायद आप मेरा सवाल सुन नहीं पाई। जिस बात की जिस बात सुना जी, जो जिक्र हो रहा है कि ये नए नए मुसलमान हुए हैं, ये नए नए मुस्लिम हुए हैं, उसमें नाम आप लोगों का भी जुड़ रहा है, बाकायदा टोपियों पे उर्दू लिखी जा रही है, अरविंद मिल रहे हैं वहां पर मुस्लिम धर्मगुरुओं से, उस पर क्या कहना है आपका? ये राजनीति तो हर कोई कर रहा है। जी, बहुत दिनों से उर्दू में टोपियां थी, शायद आपने पहले देखी नहीं, बहुत दिनों से हैं।
और हम लोग खुलकर सारे मजहबों की और धर्म गुरुओं की बात करते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। आपको शायद नहीं लग रही होगी ये बात, लेकिन बहुत नहीं लग रही है। दिल्ली में चुनाव से पहले वो हमें अच्छी तरीके से पता है कि अरविंद की किससे मुलाकात हुई थी, वो नहीं लग रही है बात हमें। लेकिन जो हम राजनीति की बात करें, राजनीतिक दांव बड़ा पुराना है ये। नहीं, आप बिल्कुल गलत, नहीं भाई साहब आप बिल्कुल गलत बात एक तो कह रहे हैं, तो मैं आपको रोक दूं, अब अपनी बात में रखने दूं, क्योंकि जो इश्यू मैं उस पर बोलूंगी। उर्दू की टोपियां आप किसी से पूछ लीजिए, उस पर बहुत बात भी हुई है बहुत दिनों से, आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि आपको सवाल पूछना है। दूसरी बात है बहुत जरूरी बात, अगर नरेंद्र मोदी को अब मुसलमानों की याद आ रही है और वो अब तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ये जान ले कि जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो खुद खिसक जाएगी। अगर उनके विकास के मॉडल पर उनको इतना यकीन था, तो देश की धार्मिक राजधानी जो मानी जाती है बनारस, वाराणसी, वहां से उनको लड़ने की जरूरत नहीं होती। रही बात मुसलमानों की, तो उनको भी इस बात पर सोचने पर मजबूर होना होगा कि क्या सिर्फ मोदी के हव्वे को दिखाकर जो सपा और कांग्रेस उनके साथ खेल कर रही है, उस खेल में वो और फंसेंगे। शाजिया देखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आपके पास फिर आ रहा हूं, बल्कि मैं जेटली जी के पास भी आऊंगा। मेरा सवाल देखिए शाजिया, मैंने नया नहीं देखा है, हम सबने पुराना खेल सब कुछ देखा है। दिल्ली चुनावों से मैं भी इस पर कुछ टिप्पणी जी बिल्कुल मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दिल्ली चुनावों से पहले बकायदा अरविंद की किससे मुलाकात होती है, किसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, बकायदा बनारस जाने के बाद वो अभी सबसे पहले किससे मुलाकात कर रहे हैं, कैसे मुलाकातों का दौर चल रहा है। ये खेल बड़ा पुराना है, लेकिन ये जो दांव है बड़ा पुराना है, लेकिन आरोप पे लगाए जा रहे हैं। यहां पर हल्ला बोल में एक बड़ा मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी प्लस मुस्लिम वोटर इक्वल्स टू 272, और अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टियां नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उनका एक इंटरव्यू आता है जिसमें उन्होंने कहा है, सीधे कहा है, बल्कि उस सवाल से बच गए, कट गए, अलग निकल गए जब उनसे बोला कि आप गुजरात दंगों के लिए माफी मांगेंगे। मधुकर जेटली हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के नेता। मधुकर जी, सवाल बड़ा सीधा है कि क्या अब अलग अलग पार्टियों को यह डर सता रहा है कि जिस वोट के दम पर वो आगे बढ़ रही थी, खासकर अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं, उसमें सेंध लगाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, सारी उम्र तो बीत गई इनकी बुत परस्ती में, आखिरी में क्या मुसलमान होंगे अब ये? मोदी साहब जो हैं वो अपने आप में अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए जिस तरीके से वो मीडिया से बच करके साइड ट्रैक करके, जिन चैनल्स में मेन स्ट्रीम चैनल्स को अवॉइड करके वो जो इंटरव्यूज इधर उधर दे रहे हैं, आपके चैनल ने जो इंटरव्यू लिफ्ट किया दूसरे चैनल से, उन्होंने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया को आज तक किसी बात का जवाब नहीं दिया है। वो अगर ये कह रहे हैं कि वो अपने अपराध के लिए जो प्रश्न पूछा गया आपके चैनल पे शुरू में आपने दिखाया, ये दूसरे की गलती को बता करके अपनी गलती छुपाई नहीं जा सकती है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि 2 wrongs don't make 1 right। अगर मोदी साहब अगर आप गलतियों का जिक्र कर रहे हैं तो इंटरनेशनल देखिए जेटली साहब, अगर आप मैं आपको बता रहा हूं, आप बताइए, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अगर आप गलतियों का जिक्र कर रहे हैं तो बकायदा उत्तर प्रदेश में जो मुजफ्फरनगर को लेकर गलती हुई थी उसको भी लोग नहीं भुला सकते। कितने दिनों के बाद नेताजी वहां पर पहुंचे उसको भी नहीं भुला सकते। लोग बकायदा ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका इस्तेमाल होता है वोट बैंक के लिए, खासकर मुसलमान जो है, मुस्लिम वोटर जो है, वो ये आरोप लगाता है कि हमारा इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारे प्रयास हैं उनके बारे में न कोई अपराधी घोषित किया गया है, न हम पर कोई आरोप लगा है। ये तो सिर्फ मीडिया में ट्रायल होता रहता है इन बात का। मोदी साहब की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उनको पूरी दुनिया के मीडिया ने जिस तरह से उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अच्छा, आपके ऊपर अगर मीडिया ट्रायल हो तो गलत है, मोदी के ऊपर हो तो वो सही है। हमारे बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का उत्तर आ चुका है। हमारे तो ऐसे ही उत्तर सुप्रीम कोर्ट का नरेंद्र मोदी के ऊपर भी आ चुका है। नहीं आया है, यही तो फर्क है। मैं सीधे आसिफा जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा इस पर। मैं आपके पास आ रहा हूं, जेटली साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आसिफा जी, मेरा सीधा आपसे सवाल है, सवाल बड़ा सटीक है। देखिए, मैं सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं, बकायदा जब राजनाथ सिंह वहां पर जाते हैं, कल्बे जव्वाद से मिलते हैं, तो राजनाथ जी में छाया दिखाई देती है वाजपेयी जी की, लेकिन नरेंद्र मोदी से डर लगता है। उसके बाद हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, क्या जवाब है आपका?
ये तो बिल्कुल बीजेपी को बांटने की कोशिश की जा रही है। विरोध पक्षों ने देखा है कि अब मोदी क्या आप रुकने ये कह रहे वाले हैं कि कल नहीं में जब है बात बीजेपी को बांट रहे हैं? और नहीं, बाकी जो लोग हैं विरोधी पक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये इस तरह की मैं बातें आपको जो बयान बता रहा हूं कल में जब बात साहब का है, क्या आप आपको आप क्या ये कह रही है अरे कि कल में जब राजनाथ बात सिंह बांट जी रहे के हैं? कुछ मंसूबे नजर आ रहे हैं इससे। आसिफा जी, कोई बांट नहीं रहा है। आप मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं। गुजरात में मुसलमान ने वोट दिया है मोदी जी को और 31% मुसलमान ने वोट दिया है, तभी मोदी जी इतनी मेजोरिटी से थर्ड बार आ चुके हैं। आप चौथी सीधे बार गुजरात से कहीं बीच प्राइम में रुकती मिनिस्टर नहीं है। मैं बने बात हैं। उत्तर प्रदेश और से कहीं मैं जब बात आपको साहब की बता कर रहा हूं, आप दूं, गुजरात पहुंच मैं रही हैं। आपको बता दूं, देश का मुसलमान मोदी जी से कैसे जुड़ता है। हमारे यहाँ रमजान में हर साल हिंदुस्तान भर से सफीर आते हैं रमजान के बताइए, महीने में बताइए। ज़कात लेने के लिए, रागनी बोलिए। और वो सफीर 2-2 महीना गुजरात में रहते हैं और यहाँ से ज़कात लेकर के हिंदुस्तान के तमाम बड़े मदरसों में जाते हैं। और ये ताल्लुकात हमारे पिछले 10-12 सालों से बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए जुड़ा है देश का तमाम मुसलमान। मैं आपको रोकूंगा। अगर आप बोल रही हैं कि तमाम मुस्लिम वहां पर आते हैं, मिलने आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो कलवे जब्बाद साहब को डर क्यों लग रहा है? इसका जवाब आपके पास नहीं है। नहीं, किसी को डरने की अरे तो जरूरत उन्होंने नहीं है। बयान दिया है, अगर आप उनके- इससे कैसे डिनाई कर उनके सकती हैं मन आसिफा में खान साहब? अगर कोई दहशत है तो हम इन्हें दावत देते हैं कि आप गुजरात आइए। मैं आपको रोकूंगा। और यहाँ रागनी, देखिए, मुसलमान आप बहुत देर से दबंग कुछ बोलना चाह रही है, बताइए। दबंग इरादे से जी रहा मैं है आपको और रोकूंगा बहुत आसिफा जी। अच्छी रागनी जिंदगी बताइए। जी रहा है। और आप आसिफा जी मैं आपको रोकूंगा अभी, नहीं, अभी आपको मुझे- रुकना मुझे- पड़ेगा। मैं रागनी बताइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। निशान देखिए, जी बताइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास आसिफा जी। कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। रागनी बताइए। देखिए बहुत ही दिलचस्प निशान, बहुत ही दिलचस्प और गौरतलब बात है। देखिए बहुत ही दिलचस्प और गौरतलब बात है, गांधी से लेके नेहरू से लेके कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और अब सोनिया गांधी जी ने भी एक बात बहुत स्पष्ट की कि जो मूल्य और गुण आप आत्मसात करते हैं, जो आपके आचार और विचार का हिस्सा है, उनका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मोदी जी को प्रतीकों का सहारा लेना पड़ रहा है, कहीं जाकर गले मिलना पड़ रहा है, कहीं राजनाथ सिंह जाकर मिल रहा है। मैं आसिफा जी को साफ कर दूं कि राजनाथ सिंह जी के भी कुछ छुपे हुए मंसूबे मुझे लगता है नजर आ रहे हैं। रागनी जी, मैं आपसे जान सकता हूं कि प्रतीकों की अगर बात कर रहे हैं तो इमाम बुखारी के अपने आप में एक छोटा प्रतीक है। कि गुजरात में सोनिया रागनी, मैं जी आपसे ने जानना चाहूंगा। आसिफा जी 1 मिनट बोलने दीजिए उनको। मैं आपके पास आ रहा हूँ। वो इंसान जो दंगों में आरोपी है, जिसका लिस्ट गया है, जमीयत उलमाए हिंद ने सोनिया जी को लिस्ट दिया है, उस लिस्ट में उनका नाम है हिम्मत सिंह। आप दोनों में से डिसाइड कर लिए बोलना कौन चाहता है। वैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ पर आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं रोकना चाहूंगा, मेरे लिए मजबूरी हो जाएगी, ऑडियो कम कर देना, लेकिन आप प्लीज रुक जाएं। रागनी 1 मिनट रुक जाएं आप। प्रकट नहीं करेंगे। अब रागनी आप बताइए। प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है उनकी। आपने सवाल पूछा है, उसी का तो जवाब दे रही हूँ। हाँ, बताइए, निशान बताइए। जी, आप ही ने तो सवाल पूछा था। हाँ बताइए, बोलिए। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं दे सकती हूँ क्या? बिल्कुल बोलिए, फिर उसके बाद मैं आसिफा जी के पास आऊंगा। देखिए आपने जो कहा, मैं बता दूं कि इमाम साहब के पास, बिल्कुल इमाम साहब के पास सोनिया जी नहीं गई थी, वो उनके पास आए थे। लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था में विश्वास रखते हुए किसी भी धर्म और संप्रदाय और जाति और क्षेत्र का नेता यदि सोनिया गांधी जी से मिलना चाहेगा तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी के दरवाजे खुले हुए हैं। और एक और बात कह दूं, इमाम साहब ने यह भी बात नहीं कही कि मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का हिमायती हूं, सिर्फ इसके आगे कोई बात नहीं। और 2004 में तो इमाम साहब ने मुझे लगता है एक फतवा सा भी जारी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के हक में, उसके बारे में भी आपको सवाल पूछना चाहिए। आसिफा जी आपका जवाब। मैं केवल 2-3 प्रश्न रखना चाहती हूँ। मैं आ रहा हूँ शाजी, आपके पास आ रहा हूँ। सोनिया जी क्या ये बताएंगी कि दिल्ली में 60 से अधिक मस्जिदों पर ताले क्यों लगे हैं और 50 से अधिक प्राइम लोकेशंस वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उस पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब्जा क्यों करके रखा है एनक्रोचमेंट में, वो क्यों नहीं खाली करवाते? वो आप मुझे क्या इस बात का जवाब देंगे कि यूपीएससी की एग्जाम्स में अरबिक और पर्शियन जैसे विषयों को क्यों निकाल दिया और जब मुसलमान मिलने गए इनके मंत्रालय में, माइनॉरिटी मंत्रालय में, तो उसमें यह कहा कि जब आपके मुसलमान मंत्री को नहीं पढ़ी है तो आप लोग क्यों आए हो हमारे पास ये 2 सब्जेक्ट को लेकर के? क्या ये जरूरी नहीं था कि मुसलमान बच्चा आईएएस या ब्यूरोक्रेसी में आए? आपने अपने पॉइंट्स रेज
किए। मैं रागनी आपके पास आ रहा हूं। आप सुनिए अब दंगों में जो भी कांग्रेसी आरोपी थे 2002 में, उसका लिस्ट जमीयत उलमाए हिंद ने दिया, आज तक जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों की कौम को केवल रिपोर्ट और कमीशनों की कौम बनाकर, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर, मेरे पास समय की कमी है, आप समझे, थोड़ा अपने जवाबों को संक्षेप में रखें। शाजिया आप बताइए। आसिफा जी मैं आपको रोकूंगा, आसिफा जी मैं आपको रोकूंगा, आपने जो पॉइंट रखे उसके जवाब पर हम आ रहे, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। जी शाजिया बताएं। उनके आदेशों को लागू देखिए जो भी लहर अगर होती है, कोई भी लहर, और दिल अगर जीतने की बात होती है, दिल कभी खौफ और पैसे से जीता नहीं जाता। दिल जीतने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है और आपके प्रति लोगों के दिल में श्रद्धा और यकीन होना चाहिए। जहां तक मोदी जी की बात है, किसी भी मुसलमान को उनके ऊपर यकीन नहीं है। जो रही बात गुजरात की, वहां पे कोई विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस ने मैदान छोड़ के, मेरे जवाब देने दीजिए आसिफा जी, थोड़ा तमीज सीखिए, थोड़ी तमीज और तहजीब आसिफा जी सीखिए। जवाब बोल रही थी, शाजिया एकदम खामोश थी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप एक बार सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बताइए। आपको आसिफा जी थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा तमीज का मुजाहरा आप कीजिए। देखिए छोड़ के बात करिए। गुजरात आप बोलने तो दीजिए। ये देखिए ये तमीज की कमी है आप में। मोदी जी का नाम आसिफा जी तमीज की, आप चुप हो जाइए। आसिफा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, और आप जो बात बोल रही है कि आप मोदी जी को छोड़ के बात करिए, यहाँ पर तो मुद्दा ही मोदी जी को लेकर है, तो फिर छोड़ के कैसे बात कर सकते हैं? आसिफा जी मैं आपको रोकूंगा, आपको जवाब देने का मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। शाजिया आप बताइए क्या कह रही है? मैं नरेंद्र मोदी, गुजरात में मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रही बात बघेला जी की, बघेला जी में और भाजपा के और कार्यकर्ताओं में कोई अंतर नहीं है, मुसलमान भी इसको जानते हैं। एक विकल्प के तौर पर मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं है। रही बात एक होती है, एक खौफ होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर बोल दिया किसी ने तो जो लोग जानते हैं कि कैसे खौफ से राजनीति होती है। एक तरफ खौफ से राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ पैसे से, और ये उसी की धमक है। और हमारे लिए वक्त आ गया शो को वाइंड अप करने का। शो को वाइंड अप करने से पहले ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो पीछे आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस आंकड़े से जुड़ा एक आखिरी सवाल। मैं अपने सारे मेहमानों को सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया अपने जवाब को बहुत संक्षेप में रखें, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट है मेरे पास। सबसे पहले हमारे साथ मधुकर जेटली जी। जेटली जी, अगर मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर नजर रखी जाए तो उसको हर कोई वोट बैंक समझता है, तो अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें कही तो इतनी ज्यादा मिर्ची लगने की क्या जरूरत है? सवाल आपसे है, और यही सवाल मेरा सबसे। देखिए, नरेंद्र मोदी केवल सांप्रदायिकता करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उनके हर विकास के दावे को झुटलाती है। उनके द्वारा कोई विकास गुजरात में नहीं किया गया है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देख लें तो जितने 4 मुख्यमंत्री हुए हैं उनके जमाने में विकास और इनके जमाने में विकास सबसे कम रहा है। यूपी में विकास किसी भी जगह पर आकर के अपने किसी भी दावे को डिबेट नहीं करना चाहते हैं। अब वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इतना अच्छा विकास किया है, मेरे पास समय तो कम है। परफॉर्मेंस नीड्स नो इंट्रोडक्शन। जी आसिफा खान जी, आपका रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है, बहुत संक्षेप रखिएगा। मोदी जी ने कहा है कि मुझसे अगर मुकाबला करना है तो विकास के मुद्दे पर मुकाबला कीजिए, और भारत के तमाम राज्यों को कहा है, आज एक राज्य ऐसा नहीं है कि जो विकास के मामले पर बहस करना या मुकाबला करना चाहता है। डेवलपमेंट के आधार पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, केवल मोदी जी ने कहा है। कांग्रेस 10 सालों तक राज करके बैठी है इस मुल्क में। समय कम है आसिफा जी। जरूरी इश्यूज पर बात होनी चाहिए। डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उन सारी बातों को परे करके ये निजी मामलों पर आ जाते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर। आपने जो पॉइंट दिया, पॉइंट टेकन। रागनी, आपका लास्ट रिएक्शन। देखिए, विकास एक मुखौटा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पुराने हथकंडे फिर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ध्रुवीकरण, अलगाववाद और विभाजन के, वो पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। जहां तक मुसलमानों की राजनीति का सवाल है, मैं ये बता दूं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव अभियान है, और मुसलमानों का सशक्तिकरण कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्र निर्माण की बात है। जहां तक वक्फ, इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, जल्दी से जवाब दूंगी। रागनी, मेरे पास समय बहुत कम है। जो प्रॉपर्टी है वो
वक्फ वो बोर्ड का डिसीजन है, उसमें आप यहाँ पर प्रवचन देंगे, उससे कोई असर नहीं होगा। और इसके बाद रागनी में आपको रोकूंगा, लास्ट रिएक्शन शाजिया आपका। के एस्पायरेंट्स की कमी की वजह से निर्णय लिया गया, लेकिन कांग्रेस के लिए अभियान नहीं है, कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल है। और ये सारी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा या सपा। मुसलमान जानना चाह रहा है कि मंदिर मस्जिद की बात ना हो, बात हो बिजली की, बात हो पानी की, बात हो विकास की। रही बात नरेंद्र मोदी की, कि अगर वो विकास की इतनी बात करना चाहते थे, एक पार्टी थी जो उठी और उन्होंने गैस के बारे में, दाम के बारे में पूछा और उनके जो संबंध है उद्योगपतियों से उसके बारे में पूछा, और उसका जवाब नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी, डर के मारे भाग गए वो। तो ये सारी पार्टियां एक ही किस्म की राजनीति कर रही है। सिर्फ एक पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है और वो महंगाई की बात कर रही है और भ्रष्टाचार की, वो है आम आदमी पार्टी। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया कहना चाहूंगा। एक पार्टी, बात विकास की हो रही है, लेकिन विकास की बात के बीच में अलग अलग बयान जो आने लगते हैं उससे चिंता होने लगती है। और अगर एक समुदाय है उसको सिर्फ वोट बैंक समझा जाए तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी समुदाय इस चीज को लेकर पसंद नहीं करता है। ये अपने आप में एक सुझाव है उसी समुदाय की तरफ से जो कई बार आया सामने, लेकिन क्या इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है? पता नहीं। चुनावी नतीजे अपने आप में बहुत कुछ बताएंगे।